जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग पजल चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें कुछ सवाल हम लोगों ने कर भी लिए थे, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। आइए जल्दी से उस क्वेश्चनों को निपाट करके और आपका ये चैप्टर समाप्त किया जाएगा और उसके बाद कल से फिर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखिएगा, शुरू करते हैं। देखिए, पहेली में कल हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो देखिए ये सब सवाल हमने आपको बता दिए थे इनके, और इसके बाद देखा जाए तो 7 अलग अलग व्यवसाय हैं। नहीं, शायद ये सवाल नहीं बताया था हमने। और उसके बाद ये बादशाह बेगम वाला बता दिया था। अच्छा जी, इसके बाद एक ये सवाल आपका बचा हुआ था। ठीक है, तो देखिएगा, आइएगा, सबसे पहले हम लोग सवाल हल करते हैं। दरअसल जो मुझे पूरी किताब में एक प्रकार से लगा सबसे टॉप लेवल का सवाल आपका ये पीछे वाला था, और पीछे वाला है, इसको हम आपको आखिरी में ही बताएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि उसके पहले आइए देखिए, हम लोग इस टाइप के जो सवाल हैं इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा बना लेता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आती रहें, है ना। एक मिनट, क्योंकि सवाल इतने बड़े बड़े हैं ये कि इनको समझना भी अपने आप में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आइए देखिएगा, जैसे सवाल में हमसे ये बात, ये जो जो कहेगा उसी आधार पर हम वो चीज़ें बनाते चले चलेंगे। देखिए, कह रहा है कि 8 मित्र यथा, यानी जैसे PQRSTUV और W। देखिएगा 8 मित्र हैं कौन कौन, तो 8 मित्रों के बारे में बताया है। एक है P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T और U और V। ये 8 मित्र हैं। 4 3 7 ही हुई, UV और W हो गए ना। W 8 मित्रों के बारे में बताया गया है। 8 मित्र एक 8 मंजिली इमारत के अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में इमारत की सबसे निचली मंजिल को क्रमांक 1 दिया गया है, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल को क्रमांक 2 तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलों को भी क्रमांक दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब इनका ये है कि 8 लोग हैं और 8 मंजिलों पे रहते हैं। 8 मंजिल पे कैसे रहते हैं, जैसे जो निचला वाला सबसे है वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से करते हुए 8 लोग हैं और 8 मंजिल पे रहते हैं। अब अगर 8 मंजिल पे ये रहते हैं तो इनमें हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है हमसे आपसे, वो ये कह रहा है कि ये बताइए कि इनमें, अब इनको ये पूरा का पूरा, उसके बाद बताया गया है कि मंजिल को भी क्रमांक दिया गया है, यानी कि मंजिल को क्रमांक दिया गया है। सबसे ऊपरी मंजिल को क्रमांक 8। अच्छा, एक बात हमने पढ़ना छोड़ दिया, निचली मंजिल को क्रमांक 1 दिया गया है और उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल को क्रमांक 2 तथा इसी प्रकार अन्य मंजिलों को भी क्रमांक दिया गया है। सबसे ऊपरी मंजिल को क्रमांक 8 दिया गया है, यानी 8 मंजिल हैं और उन 8 मंजिलों में उनको सबसे निचली वाली मंजिल को 1 कहा गया है। तो आइए देखिएगा, हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। 1 है, फिर ये दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं और ये 8 मंजिल ये हो गई, और इन्हीं मंजिलों में PQRSTUV और W रहेंगे। देखिएगा, सवाल जैसा कहता चलेगा वैसे ही हम लोग बनाते चलेंगे। मंजिल संख्या 4 पर W रहता है। W कहाँ पे है, मंजिल संख्या 4 पे है। तो देखिएगा, 4 के जस्ट सामने किसको लिख देंगे, W को लिख देंगे। ठीक है, और W तथा T के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। W और T के बीच कितने लोग रहते हैं, 2 लोग। अब हमारे पास समस्या ये आ जाती है, गौर से समझिएगा। ऐसा करते हैं, देखिए W और T का मतलब ये है कि हम T को यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, 7वें नंबर पे भी, T को सबसे नीचे भी बिठा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही बातें इनकी मानते हुए चलेंगे, और एक हम 8 तक और नंबर बना लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर देखिए चौथे नंबर पे कौन रहता है, W रहता है। बोला है कि W और T के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो मैं T को यहाँ बिठा दूं ऊपर वाले में। ऐसा हो सकता है कि T नीचे भी हो सकता है, तो T को मैंने नीचे कर दिया, W और T के भी 2 लोग यहाँ भी हो गए। आगे, Q के ठीक ऊपर किसी सम संख्या वाली मंजिल पर S रहता है, यानी कि जहां पर भी Q होगा, समझिएगा, Q होगा उसी के जस्ट ऊपर में कौन होगा, S होगा। लेकिन शर्त यह है कि S कहां होगा, किसी न किसी सम संख्या मंजिल पर। कहां होगा, किसी न किसी सम संख्या मंजिल पर होगा। अच्छा, अब अगर हम Q के ऊपर S को बिठाएंगे तो जैसे एक संभावना कहां कहां बनती है कि Q के ऊपर S, तो जैसे यहां पर मैं Q को बिठा दूं तो Q के ऊपर S यहां बैठ सकता है 6 नंबर पे। क्यों, क्योंकि S को कोई ना कोई एक सम संख्या ही चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज और समझिए, Q और S, जैसे यहां पर तो S के ऊपर, यानी कि Q के ऊपर S होगा तो S यहां 6 नंबर पे बैठ सकता है, तो Q कहां बैठेगा, 5 पे। ऐसा भी हो सकता है कि Q को अगर मैं 1 नंबर पे बिठा दूं तो S 2 नंबर पे बैठ सकता है, क्योंकि S को सम संख्या चाहिए। इधर वाले में आते हैं तो Q को मैं यहाँ बिठा दूं तो S यहाँ बैठ जाएगा, Q को यहाँ बिठा दूं तो S यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि S के लिए शर्त है कि वो किसी न किसी सम संख्या पे ही रहेगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि S तथा U के बीच एक व्यक्ति रहता है। S और U के बीच में कौन, कितने लोग रहते हैं, एक व्यक्ति रहता है। इसका ये मतलब हुआ कि S और U के बीच में एक लोग हैं, तो एक तो संभावना ये बन सकती है कि S और U के बीच में एक लोग ऐसे हो जाए। दूसरी संभावना ये बन सकती है कि S
और Q ऐसे तो था ही, और S जस्ट Q के ऊपर में था किसी न किसी सम संख्या में। S और U के बीच में एक लोग हो तो U ऐसा भी हो सकता है कि S के नीचे हो और Q उसके बीच में हो जाए, तब भी S और U के बीच में एक लोग हो गए। अब जरा देखा जाए कि S इसको हम कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं, S Q और U को। देखिएगा, अगर इस वाले फॉर्मेट को हम उठाते हैं बिठाने के लिए, इस वाले फॉर्मेट को उठाते हैं बिठाने के लिए, तो देखिएगा कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं। देखो, अगर U उसके बाद खाली स्थान S Q, तो देखो अगर हम इसको बिठाएं, यहाँ पर U को बिठा दें, फिर उसके बाद एक खाली स्थान उसके जगह पर T हो गया, फिर S हो गया और Q हो गया, बैठ सकता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो इनको, यानी कि ये जो इनका इसका ये क्रम है, इसका क्रम है, क्या इसको मैं इधर नीचे कहीं बिठा सकता हूं? तो आप कहोगे सर ऐसा किया जाए कि U को यहां बिठाया जाए, फिर एक खाली स्थान उसके जगह पे W है, और यहां पर S को, फिर S यहां नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि S को कोई ना कोई सम संख्या ही चाहिए। S को क्या चाहिए? सम संख्या। तो U यहां पे बैठ सकता है, U के बाद एक खाली स्थान, फिर S, और फिर क्या चाहिए? Q चाहिए। मेरी बात गौर से समझिएगा। अच्छा, दूसरा इसकी बात, दूसरी संभावना ये भी है, S Q और U, S है, Q है और U है, तो S Q और U को हम अगर तीनों को एक साथ बिठाना चाहेंगे, गौर से समझिएगा, इसी में मैं फिट कर रहा हूं, इधर भी करके बताऊंगा। देखो, अगर S Q और U को फिट करूं तो देखिएगा 3 इनको लगातार चाहिए, 3 स्थान लगातार चाहिए, तो 3 इसमें तो कहीं खाली नहीं रह गए हैं। लेकिन हाँ, अच्छा, एक बात और लास्ट में बताई गई है, मैं जरा पढ़ लेता हूं और आगे पढ़ लेता हूं, तब इस पे चर्चा करता हूं। देखो, कहा गया है S तथा U के बीच एक व्यक्ति है, तो मैंने ये बना लिया कि S और U के बीच एक व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं, S और U के बीच ऐसे भी हो सकते हैं। आगे, T के ठीक ऊपर V रहता है, यानी कि T जहां पर भी होगा, T के ठीक ऊपर कौन रहता है? V रहता है। T के ठीक ऊपर V रहता है, तो T के ठीक ऊपर हमने किसको बिठा दिया? V को बिठा दिया। ठीक है, और यहां पर ये V नहीं लिखा गया है, U लिखा गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, S और U के बीच एक लोग रहते हैं। अच्छा, P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या R के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की आधी है। देखिए, अब हमें बात ये आती है कि देखिए, दो चीजें ये बनी, मैं फिर से समझा देता हूं आपको। सवाल में उसने कहा कि ये 1 से लेकर के 8 मंजिल है, और उसके बाद P Q R S T U V और W, यानी कि कुल मिलाकर के 8 लोग भी हमारे पास हैं। अब 8 लोग हैं, और इन्हीं 8 लोगों में क्या करना है? इन्हीं 8 लोगों में P Q R S T और U V W में ये बताया गया कि W चौथी मंजिल पर रहता है, तो हमने W को चौथी पे दो हमने बनाए, क्योंकि यहाँ पे 2 ये बन रहा था। जब दूसरी बात उसने बोली कि जो W और T के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो हमने कहा यार T 7 नंबर पे भी हो सकता है, T 1 नंबर पे हो सकता है। आगे एक बात लास्ट में ये बताई गई कि T के ऊपर V रहता है, T के जस्ट ऊपर कौन रहता है? V रहता है। इतनी बातें हमने बना ली। बीच में एक आधी बात और बताई गई, S तथा U के बीच एक व्यक्ति रहता है, S और U के बीच एक व्यक्ति रहता है, और S और U के बीच एक व्यक्ति रहता है। हाँ, और एक बात और बताई गई थी कि जो S है वो किसी न किसी सम संख्या वाली बिल्डिंग पे रहेगा। S कहाँ रहेगा? किसी न किसी सम संख्या वाली बिल्डिंग पे। तो देखिए, S और U के बीच में अगर इस तरीके से बन सकता है, एक S और U के बीच में एक व्यक्ति ऐसे रह सकता है बीच में, और S और U के बीच में मान लीजिए Q ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। U नीचे होगा तो S अगर ऊपर होगा, तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे S और U के बीच में, तब भी यहाँ पर एक व्यक्ति है। सवाल कैसे लगेगा? आइए देखिए, अगर हम मान लीजिए इस वाले को बिठाने के, अच्छा इसी वाले को ले आते हैं, पहले इस वाले को बिठाते हैं। देखो, इसको अगर मैं बिठाने की कोशिश करता हूं इस वाले में, क्योंकि हमारे पास ये और ये दोनों बना हुआ है ना, क्योंकि दोनों में ही बातें फॉलो हो रही। W चौथे नंबर पे और T और W के बीच 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर T और W के बीच में 2 व्यक्ति, T के ऊपर V, T के ऊपर भी यहाँ पर भी है, तो दोनों में बिठा करके देखना होगा। देखिए, S Q और U को अगर मैं यहां पर कहीं बिठाने की कोशिश करता हूं तो ये नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, S Q और U जहां बैठेंगे, तीनों एक साथ बैठेंगे, और अगर मैं S को यहां बिठाता हूं तो Q को यहां बिठाना पड़ेगा, U को यहां बिठाना पड़ेगा। अच्छा, S को यहां और Q को यहां बिठा नहीं सकता हूं, क्योंकि फिर U है वो नीचे चला आएगा, तो फिर इनकी बात गलत हो जाएगी, वो गलत भी नहीं करना है। तो इसका मतलब यस Q और U यहाँ पर कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ भी अगर ये नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ अगर ये नहीं बैठ सकते हैं, तब हम इनको इसमें ला करके बिठाने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर बिठाने की कोशिश करी जाए, इसी S Q और U की बात बता रहा हूँ आपको। तो देखो, S कहाँ चाहिए? S को हमेशा चाहिए कौन सा नंबर भैया? S को हमेशा चाहिए कौन सा? एक कोई ना कोई एक सम संख्या चाहिए, कोई ना कोई एक सम संख्या चाहिए। कौन सी सम संख्या चाहिए? तो S या तो भैया 6 पे बिठाओ इसको, या तो 8 पे बिठाओ। तो अगर हम 6 पे बिठाते हैं तो Q और U इसके नीचे बैठ नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए हम अगर इसको यहां पर बिठाने की कोशिश करते हैं, S को इस पे बिठा देते हैं, Q को यहां बिठा देते हैं, U को यहां बिठा देते हैं। ठीक है। अच्छा,
अब अगर ये चीज जब हमने बिठा दी, उसके बाद ये बात एक लास्ट में, मान लीजिए अब ये नहीं बन पा रहा है, ये वाला भी नहीं बन पा रहा, यही अगर हम बनाने की कोशिश करें तो लास्ट में एक बात वो बोलता है कि P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या R के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से आधी है। यानी कि दो लोग बचे हुए हैं, कौन कौन बचे हैं, एक बचा है P, एक बचा है कौन, R बचा है। यानी एक जगह पे P बैठेगा, एक जगह पे R बैठेगा। सवाल ये कह रहा है कि P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, मान लेता हूं मैं P को कहीं पर भी बिठा दूं, P को अगर मान लेता हूं, P और R को इधर उधर एडजस्ट करके मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए अगर मान लीजिए मैं सपोज दैट P को यहां बिठा देता हूं, P को यहां बिठा देता हूं, R को यहां बिठा देता हूं, तो सवाल ये कहता है कि P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो P के ऊपर कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। R के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की आधी है, तो R के नीचे कितने लोग रहते हैं, 2 लोग। तो क्या बताओ ये 2 का ये 3 आधा है क्या, नहीं है। इसका मतलब P और R यहां नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर P बैठ जाए, R यहां पर बैठ जाए, ठीक है। अच्छा अगर यहां पर बैठता है तो जरा फिर से देख लीजिए, P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो P के ऊपर कितने लोग रहते हैं, 2, 2 4 और 1 5, क्योंकि P के ऊपर है ना ये सब 5 लोग हैं। P के ऊपर कितने लोग हैं, 5। P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या R के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की आधी है, तो R के नीचे कितने लोग रहते हैं, 4। तो बताओ क्या 4 का आधा ये 5 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने इसको जो S, Q और U को इस रूप में बिठाया था, ये यहां नहीं बैठेगा। अच्छा यानी इसका मतलब ये जो हम ये सोचे थे वो नहीं बन पा रहा है ना, हटा दिए। अच्छा अब ये U और S और Q को जब बिठाने की कोशिश करेंगे इसको, तो इसको हम कहां कहां बिठा सकते हैं। देखिए इस वाले में अगर उसको ला करके यहां हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास तरीका ये है, इसको अगर यहां ला करके मैं इसमें एडजस्ट करूं तो ये एडजस्ट कर सकता हूं कि देखिए U को यहां पर बिठा दिया जाए, U को यहां बिठा दिया जाए, फिर एक खाली स्थान चाहिए, S और Q चाहिए, U, उसके बाद फिर क्या चाहिए, एक खाली स्थान, फिर S चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए आपको, उसके बाद हाँ उसके बाद Q चाहिए। हाँ समझिए एक बात और, देखिए S को यहाँ, U को यहाँ नहीं बिठाया जा सकता है। उसका कारण क्या है आप समझिए अच्छे से। देखिए उसका कारण ये है कि अगर U को मैं यहाँ पर बिठाऊंगा, 5वें नंबर पे बिठा रहा हूँ, तो S तीसरे नंबर पे आ रहा है, बल्कि S को क्या चाहिए, कोई ना कोई एक सम संख्या चाहिए, कोई ना कोई एक सम संख्या चाहिए। अच्छा U को हम और नीचे भी नहीं ला सकते हैं, जैसे U को मान लीजिए यहाँ ले आऊँ, फिर उसके बाद एक खाली स्थान, फिर S और फिर Q, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो फॉर्मेट बन रहा है ये भी नहीं बनेगा। अब अगर दूसरे वाले पे हम आते हैं तब क्या हो सकता है हमारे साथ, दूसरे वाले पे आते हैं तो हमारे साथ ये हो सकता है कि U खाली स्थान S और Q, S को क्या चाहिए, कोई ना कोई एक सम संख्या चाहिए, कोई ना कोई सम, तो S हमारा या तो यहाँ बैठ सकता है या तो ऐसे यहाँ बैठ सकता है। S को हम यहाँ पर बिठा नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर फिर एक खाली स्थान और उसके ऊपर U जा नहीं सकता। अब बचा हुआ हमारे पास है, यानी S को हम यहाँ पर बिठाएंगे, एक खाली स्थान छोड़ेंगे, U यहाँ होगा और Q हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हमारे पास बचे 2 अक्षर, एक बचा P, एक बचा R, एक बचा क्या P बच रहा है और एक क्या बच रहा है, R बच रहा है। सवाल आगे कह रहा है कि P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी अगर मान लीजिए एक जगह यहाँ पर एक P को बिठा दिया जाए, एक R को बिठा दिया जाए, तो P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या R के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की आधी है। तो R के नीचे जितने भी लोग रहेंगे उसका आधा P के ऊपर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखो अगर मान लीजिए मैं R को यहां पर बिठाता हूं और P को यहां बिठा दूं, तो सवाल कहता है कि R के नीचे P के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, P के ऊपर कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। R के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या R के नीचे कितनी है, 2। R के नीचे रहने वाली व्यक्तियों की संख्या की आधी है, यानी इसका आधा होना चाहिए ये, और ये है भी। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा जो रूप है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। अब इसी के आधार पर हम सवालों का जो जवाब है वो दे देंगे। आइए देखिए हम आपको बताते हैं जवाब कैसे देना है, ठीक है। आओ सीखते हैं। देखिए सवाल नंबर आपका जो पहला है आपकी स्क्रीन पे वो ये आएगा, Q तथा R की मंजिलों के ठीक बीच में कौन रहता है, Q तथा R। तो Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है, इसके ठीक बीच में कौन रहता है, तो W। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, W हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मंजिल संख्या 3 पर रहता है, मंजिल संख्या 3 पे कौन रहता है, तो R रहता है। हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, ठीक है। अब आसानी से सवाल लग जाएंगे आपके, S की मंजिल के ऊपर केवल 3, अच्छा दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन
एस के संबंध में सत्य है, यानी एस के संबंध में सत्य है कौन सा कथन। अब अगर इनमें से 3 सत्य हैं, समझिएगा 3 अगर सत्य हैं, वो अगर ये पूछा है कि एस के संबंध में कौन सा सत्य है, तो अगर इसमें एक सत्य होगा 3 असत्य होंगे। तो आइए देखते हैं। सवाल ये है, एस की मंजिल के ऊपर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, जो एस है उसके ऊपर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं, तो 3 नहीं रहते हैं, 2 रहते हैं। ये बात आपकी गलत हो गई, पहली वाली गलत। P की मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पर S रहता है, P की मंजिल के ऊपर, यानी P के मंजिल के ऊपर किसी S रहता है, ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि S कहाँ है, नीचे है, ये भी गलत हो गई। S तथा V की मंजिलों के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, S तथा V के बीच, S तथा V के बीच में, S तथा V के बीच में केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3, बल्कि हैं कितने, 3 ही हैं। सवाल क्या है कि केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, ये बात भी गलत हो गई। मंजिल संख्या 6 पर S रहता है, मंजिल जो संख्या 6 है उस पर S रहता है। हाँ, ये बात सही है कि मंजिल संख्या 6 पर कौन रहता है, तो S रहता है। हमारा उत्तर ये वाला सही हो जाएगा कि मंजिल संख्या 6 पर S रहता है। दिए गए कथनों में से कोई भी सत्य नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बात है जो सत्य दिख रही है आपको, ठीक है। आइए अब अगर बात करें अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमारा जो अगला सवाल है वो आपको मिलेगा ये वाला कि दी गई व्यवस्था के आधार में से 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं है। तो देखिएगा, इसका मतलब यह है कि जो यू एस पी क्यू क्यू टी और एस डब्ल्यू और डब्ल्यू वी लिखा हुआ है, ये किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से समान है। और ये जो सवाल हमने किया है यहाँ पर, ये इसी से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि वो अलग से सवाल आया आपका, नहीं। यू एस क्यू टी पी क्यू, यू एस क्यू टी, मैं लिखता हूं यहां पे यू एस और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्यू टी, यू एस क्यू टी पी क्यू एस डब्ल्यू, पी क्यू, आइए देखते हैं फिर पी क्यू और एस डब्ल्यू, ये लिखा हुआ था ना, पी क्यू और एस डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू और वी लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू और वी लिखा हुआ है। तो इनमें आखिरकार कौन है, सवाल ये था कि कौन इसमें है। हाँ, सवाल मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान है। निश्चित प्रकार से समान का मतलब इनमें 4 में कोई ना कोई समानता है, तथा वे अपना एक समूह बनाते हैं, वो किसी न किसी समूह बनाते हैं, वो कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको इसका उत्तर कैसे आएगा। देखो U और S, तो U और S के बीच अगर आप देखोगे तो U यहाँ है, S यहाँ है, इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 1 का है। Q और T में देखोगे तो Q यहाँ है और T कहाँ है, यहाँ पे है, इनके बीच में कितने का गैप है, 4 का है। P और Q, तो P और Q देखोगे तो आप इनके बीच कितने का गैप है, 1 का गैप है, इनके बीच कितने का है, 4 का। तो यहाँ पे क्रमांकिक मान से नहीं मतलब है, इन मंजिलों पे मतलब है, ठीक है ना। तो ये 4, ये 1 का है, U और S का भी 1 का ही है, S और W का भी 1 का ही होगा जहां तक है। S और W के बीच कितनी मंजिल है, 1 मंजिल है। W और V के बीच में कितने हैं, तो W और V के बीच में भी 1 ही मंजिल है, अर्थात हमारा P और Q जो होगा वही इस, हाँ नहीं, Q और T ये हमारे ऑप्शन से अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी में जो दिए गया है ऑप्शन, उनमें सब में 1 का अंतर है मंजिल में, और यहाँ पर जो Q और T दिया गया है इसमें 4 मंजिल का अंतर है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल पे आते हैं। आप देखिए, हाँ ये वाला सवाल है, इसके बाद आप देखेंगे ये है P तथा W परस्पर अपना स्थान परिवर्तित कर लें, P और W उसी प्रकार R और T भी निम्नलिखित में से कौन सी नई व्यवस्था के अनुसार Q तथा T मंजिल के बीच रहेंगे। हाँ देखो, सवाल ये है P तथा W अपना स्थान परिवर्तित कर लें, तो P और W को अपना स्थान परिवर्तित करा देते हैं। यहाँ पे P और W कहाँ है भैया, देखिएगा P और W, यानी कि यहाँ पर आ जाता है W और यहाँ पे चला जाता है चौथे नंबर पे P। ठीक है, P और W अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं। तो सवाल ये है, उसी प्रकार R तथा T भी निम्नलिखित में से कौन सी नई व्यवस्था के अनुसार, उसी प्रकार R तथा T भी, हाँ तो उसी प्रकार R और T भी, यानी R और T का भी स्थान परिवर्तित कराना है, तो आइए करा देते हैं R और T का स्थान। तो R और T कहाँ है, यानी T यहाँ आ जाएगा, R आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, R और T भी आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए हैं। तब क्या होगा, अगर R और T भी आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से कौन नई व्यवस्था के अनुसार Q तथा T की मंजिलों के बीच में होगा। Q तथा T की मंजिलों के बीच में कौन रहेगा, कौन Q और T की मंजिलों के बीच में कौन रहेगा, आपको ये बताना है। तो Q और T के मंजिल के बीच में कौन रहेगा, देखो Q कहाँ पे है, Q आप देखोगे तो Q यहाँ पे है, Q कहाँ है 5वें नंबर पे, और उसके बाद T कहाँ है 3रे नंबर पे। Q और T के बीच में कौन रहेगा, P रहेगा। अच्छा ये ध्यान रखेंगे,
Q और T यहाँ नहीं लेकर के आएंगे आप। क्यों नहीं लेकर के आएंगे? क्योंकि R और T ने आपस में अपना स्थान बदल लिया है। तो Q यहाँ पे था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, R के जगह पे T चला गया है, तो Q और T के बीच में कौन रहेगा? केवल और केवल P रहेगा। हमारा उत्तर हो जाएगा कि केवल और केवल कौन रहेगा? तो P रहेगा, केवल और केवल P, यही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। चलिए आइए देखिएगा, अब आपको उस सवाल की तरफ लेके चलते हैं जो हमारे ख्याल से इस चैप्टर का सबसे एक प्रकार से टॉप लेवल वाला क्वेश्चन था, और इसको मैं करा देता हूं आपको। आइए समझिए, देखिएगा सवाल यह है कि 7 सदस्यों का एक परिवार है, A B C D E F और G। सातों के व्यवसाय अलग अलग हैं, यानी कि सातों के जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। मतलब कोई कुछ दूसरा कार्य करता है, कोई कुछ दूसरा कार्य करता है ना। देखो ये है, हाँ इनके व्यवसाय अलग अलग हैं। लेखक है, वकील है, शिक्षक, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर तथा क्लर्क। यानी इनमें से कोई भी, अच्छा थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, तब थोड़ा सा आइए। अब ठीक दिख रहा है? हाँ चलो भैया आओ समझते हैं। देखिए सवाल यह है कि 7 सदस्यों का एक परिवार है, A B C D E F G। सातों के व्यवसाय अलग अलग हैं। ये व्यवसाय हैं लेखक, वकील, शिक्षक, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर तथा क्लर्क, जिनमें कि 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 विवाहित जोड़े होने का मतलब लोगों की 4 लोगों की शादी हुई है। A तथा F का व्यवसाय क्रमशः लेखक और डॉक्टर का है। यानी कि जो भी व्यक्ति लेखक हैं वो उनका नाम क्या है? A है, और उसके बाद F का व्यवसाय क्या है? डॉक्टर। यानी जो भी व्यक्ति डॉक्टर होगा उसका नाम क्या होगा? F होगा। ठीक है, D B का पिता है तथा G का दादा है। आइए समझाते हैं आपको। देखिए अगर ये कहा जा रहा है कि जो D है, बात से समझिएगा, D क्या है? B का पिता है। B का पिता है तो पहली चीज तो पिता है, तो मैंने प्लस लगा दिया। किसका पिता है? B का। D B का पिता है तथा G का दादा है। तो जो अगर D B का पिता है, G का दादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो G होगा एक पीढ़ी नीचे आएगा, और G का दादा कौन है? D है। हाँ ये बात ये कंफर्म नहीं है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंफर्म नहीं है। मैं थोड़ा सा इसलिए इसको इधर लिख देता हूं। देखिए डी किसका पिता है? बी का पिता है। किसका पिता है? बी का। हाँ, और किसका दादा है? ये जी का दादा है। तो हो सकता है, क्योंकि ये डी जो है पिता तो है बी का, लेकिन हाँ ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि बी भी पिता है जी का, तो ये चीज क्लियर नहीं है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि इनकी ये बेटी हो और इनकी ये बुआ हो, या हो सकता है कि इनके पिता हो सकता है इनके चाचा हो, तो ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ ये चीज बताया गया कि डी दादा है। किसके दादा हैं? जी के। और अगर ये जी के दादा हैं, एक चीज ये भी बताई गई कि डी बी के पिता भी हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके जो पिता हैं और ये बी, ये भाई भाई हो, या क्या पता एक ही व्यक्ति हो। अगर जैसा सवाल में आगे बताया जाएगा वैसा हम लोग देखेंगे। आगे क्या कह रहा? डी बी का पिता है तथा जी का दादा है और एक इंजीनियर है। यानी कि जो डी है वो क्या है? एक इंजीनियर है। इंजीनियर है। ठीक है, आगे कोई भी महिला ना तो इंजीनियर है और ना ही वकील है। यानी कि कोई भी जो महिला है वो वकील और इंजीनियर, कोई भी वकील और इंजीनियर जो भी होंगी वो कभी भी महिला नहीं होंगी, महिला नहीं होगी। अगर ये बता दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति वकील है या कोई भी व्यक्ति अगर इंजीनियर है तो वो महिला नहीं होगी, यानी कि वो क्या होंगे? पुरुष होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आओ आगे अगर बढ़ा जाए तो आगे सवालों में ये कहा जा रहा है, हाँ आगे ये कह रहा है कि जी जो कि क्लर्क है, ई का पोता है। जी जो है वो क्या है? यानी जी के बारे में क्या बताया गया? क्लर्क है। जी क्या है? एक क्लर्क है। और अगर जी क्लर्क है तो क्या है? एक ई का पोता है। तो ई का अगर ये पोता है तो पहली चीज इसका मतलब ये पुरुष है। दूसरी चीज क्या है? ई का अगर पोता है तो ई के जी के दादा कौन है? डी है, और इन्हीं का ई का ये पोता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो दादी होंगी वो कौन होंगी? ई होंगी। दादी होंगी कौन होंगी? ई होंगी। फिर से समझ लीजिए, सवाल ये था कि जो जी था वो अगर डी जी का दादा था, और अगर ये देखा जाए तो जो जी है वो ई का अगर पोता है, तो इसका मतलब ये है कि ई जो होंगी उनकी कौन होंगी? दादी होंगी। तो दादा अगर ये तो इनकी दादी। ठीक है, अच्छा अगर इनका ये पोता है तो ये चीज यहां से तो क्लियर नहीं हो रही थी। बात समझिएगा कि जब ये चीज अगर ये बता दिया जाए कि जो जी है वो ई का पोता है, तो ये हम क्लियर नहीं कर सकते कि ई उनकी दादी है कि दादा है। लेकिन दादा पहले से क्लियर हो गए हैं तो फिर इसका मतलब जो बाकी दूसरा कोई बचेगा वो दादी ही तो होगी। तो इसलिए हमने क्या करा यहाँ पे? दादी। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है हाँ कि जी जो कि क्लर्क है, ई का पोता है। डॉक्टर की शादी बी से हुई है। यानी जो भी व्यक्ति डॉक्टर है उसकी शादी किससे हुई है? बी से हुई है। तो डॉक्टर की शादी किससे हुई है? बी से। तो यहां करा देता हूं भैया डॉक्टर की शादी। देखो डॉक्टर की शादी किससे हुई है? बी से हुई है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर की शादी बी से हुई है, इसका मतलब आगे देखिए, डॉक्टर की शादी बी से हुई है जो कि एक वकील है। यानी कि जो बी है वो क्या है? एक वकील है। बी क्या है? एक वकील है। तो ये तो नहीं बताया डॉक्टर कौन है, लेकिन ये बता दिया कि जो बी है वो क्या है? एक वकील है। बी है एक वकील।
बी एक वकील है। अच्छा, एक चीज ये बताया गया कि अगर सवाल में ऊपर आप देखेंगे तो ये बताया गया था कि जो भी व्यक्ति वकील होगी और इंजीनियर होगा वो कभी भी महिला नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो बी था ये डी का पुत्र है, ये किसका पुत्र है, डी का, और जो भी व्यक्ति डॉक्टर होगी वो उसकी पत्नी होगी। अब डॉक्टर कौन है ये तो पता नहीं है, आओ देखते हैं कौन होता है डॉक्टर। डॉक्टर की शादी बी से हुई है जो कि एक वकील है, यानी बी एक वकील है और इसकी शादी किससे हुई है, हाँ डॉक्टर की शादी बी से हुई है और जो एक वकील है। ठीक है, आगे उसके बाद कहा जा रहा है ई एक शिक्षक है। ई क्या है, एक शिक्षक है। तो ई क्या है, एक शिक्षक, यानी ई जो है यहाँ पे ये कौन है, शिक्षक है, यानी कि ई कौन है, शिक्षक है। ठीक है, ई एक शिक्षक है जो कि ए की माँ है, ए की माँ है। अच्छा, ए की अगर माँ है तो इसका मतलब, अच्छा ये चीज तो पहले से ही क्लियर था कि जो ई है वो महिला है। अच्छा, ई की अगर माँ है तो गौर से समझिएगा, ई की अगर माँ है तो भैया, हाँ अगर वो ई की माँ है तो इसका मतलब ये है कि वो बी का भाई होगा। देखिए समझिएगा, जो ए की माँ है तो इसका मतलब अगर वो ए की माँ है तो ए जो होगा वो बी का या तो भाई होगा या तो बहन होगी। आगे देखिए, सी ए की बहन है, यानी कि जो सी है वो किसकी बहन है, ए की बहन है। ठीक है, ये बना दिया गया। अब अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर आप देखोगे, फिर से समझा देता हूँ, आराम से समझिए। देखिए कुछ चीजें यहाँ क्लियर नहीं हुई हैं। अच्छा, ये चीज तो जैसे क्लियर हुई है कि ये पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, ये महिला है, डॉक्टर इनकी जिनसे इनकी शादी हुई होगी। अब देखिए ओवरऑल लोग कितने थे यहाँ पे, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 लोग थे। 7 लोगों में से 1 2 3 4 5 6 लोगों के नाम क्लियर हो गए हैं। एक बचा हुआ है, जो बचेगा वही डॉक्टर बन जाएगा। तो अगर हम देखें, ये ए है, बी है, सी है, फिर डी है, ई है, एफ है, एफ नहीं है तो इसका मतलब एफ क्या है, वो एक डॉक्टर है और वो क्या है, एक महिला भी है। ठीक है, अच्छा बी की शादी एफ से हुई है, एफ की शादी बी से हुई जो वकील है। ठीक, आगे कहा गया कि ई एक शिक्षक है तथा ई एक शिक्षक है जो कि ए की माँ है। ए की माँ कौन है, ई है, तो ए की माँ जो ई जो है वो बी की भी माँ थी। इसका मतलब जो ए है, ए और बी भाई बहन हो सकते हैं। ये तो भाई है कंफर्म है, ये पता नहीं कि बहन है कि भाई है। आगे क्या कहा गया, सी ए की बहन है, इसका मतलब जो सी है वो ए की अगर बहन है तो ये इसका भाई होगा या बहन होगी, ये क्लियर नहीं है कहीं से। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अच्छा, सवाल में कहा गया कि 2 लोगों की शादी हुई है, 2 विवाहित जोड़े हैं, सॉरी शादी 4 की हुई है, विवाहित जोड़े कितने हैं, 2, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर इनकी शादी हुई तो इसका मतलब ये कि इन्हीं का जो पुत्र होगा वो जी होगा, इन्हीं का ही पुत्र होगा जी। ठीक है, अच्छा आगे जरा समझा जाए। अब देखिए ये कहा जा रहा है 2 लोगों का, पहली चीज तो व्यवसाय क्लियर नहीं है, पहली चीज तो जैसे देखा जाए। अच्छा, एक चीज यहां क्लियर है कि दो व्यवसाय आखिरकार बचे कौन कौन से। एक शिक्षक हो गया है, आइए देखते हैं, शिक्षक हो गया है, उसके बाद इंजीनियर भी हो गया है, इंजीनियर हटा दीजिए, फिर उसके बाद वकील भी हो गया है, वकील हटा दीजिए, और उसके बाद हाँ ए के बारे में बताया, जो लेखक है उसका नाम क्या है, ए है, यानी ए क्या है, एक लेखक, लेखक के बारे में बताया गया, ए एक लेखक है। अब अगर कोई एक बच रहा है तो उसी को यहाँ पे लाके डाल देते हैं। देखो भैया मैनेजर हो गया, अच्छा मैनेजर बचा हुआ ना, तो हाँ तो सी क्या हो जाएगा, सी एक हो जाएगा मैनेजर, सी क्या होगा, मैनेजर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि मैनेजर। अब देखिए अगर इसके हम जस्ट आगे की बात करें तो सवाल आते हैं, अब सवाल पे चलते हैं। सवाल फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, देखिएगा, ए तथा एफ का व्यवसाय लेखक क्रमशः 2 विवाहित जोड़े हैं, ये बात बता के डी बी का पिता है, यानी कि जो डी था वो बी का पिता था और उसके साथ साथ जी का दादा, तो जी का ये दादा भी था, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं था कि बी ही इनके पिता हैं कि कोई और है। अच्छा आगे फिर हमने उसको बगल में लिखा, बाद में ये चीज जब पता चली कि 2 विवाहित जोड़े थे, एक ये दूसरा ये, तो इसका मतलब ये है कि किसी का ये पुत्र होगा। ठीक है, आगे देखो कहा जा रहा है डी बी के पिता हैं, डी बी का पिता तथा जी का दादा है, तो जी का दादा था ये डी और बी का पिता था, और तथा एक इंजीनियर था तो इंजीनियर लिख दिया हमने। कोई भी महिला ना तो इंजीनियर और ना ही वकील, यानी कोई भी जो महिला, जो भी वकील और इंजीनियर अगर कोई भी व्यक्ति होगा तो वो महिला नहीं होगी। अगर ये पता चल जाएगी कोई व्यक्ति वकील है तो इसका मतलब ये है कि वो पुरुष ही होगा। ठीक है, आगे देखो उसके बाद कहा गया है जी जो कि क्लर्क है, ई का पोता है। जो जी था वो क्लर्क है, क्या है, क्लर्क है, और किसका पोता है, ई का। तो जो जी था वो डी का पोता तो था ही, तो डी इनके कौन थे, दादा थे, और ई का भी पोता बता दिया, इसका मतलब ई इनके कौन होंगे, दादी होंगी, और ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। फिर आगे देखिए कहा गया डॉक्टर की शादी बी से हुई है। डॉक्टर की शादी किससे हुई है, बी से। डॉक्टर की शादी बी से हुई है, डॉक्टर यानी कि जो भी व्यक्ति डॉक्टर था उसकी शादी बी से हुई है, और जो कि एक वकील है, यानी कि बी क्या था, एक वकील। अगर वकील है तो सवाल, अब ये चीज कंफर्म नहीं था कि इनमें महिला पुरुष कौन है, लेकिन जो कि एक वकील है, यानी बी क्या है, एक वकील। अगर बी एक वकील है तो वकील कभी भी महिला नहीं होगा यहाँ पे, तो महिला नहीं होगी तो इसका मतलब बी एक पुरुष है, और बी अगर पुरुष है तो इसका मतलब जो डॉक्टर है वो एक महिला होगी। आगे देखिए
आगे ये कहा गया रहा, डॉक्टर की शादी बी से हुई जो कि एक वकील है। ई एक शिक्षक है, ई जो है एक शिक्षक है, यानी ई के बारे में बताया गया एक शिक्षक है जो कि एक ही माँ है। एक ही क्या है? माँ है। अच्छा, एक ही माँ तो ये थी ही, लेकिन हाँ उसके साथ साथ अगर ये चूंकि जो बी था उसका पुत्र था, इसका मतलब अगर एक ही माँ है तो बी की ये बहन होगी या भाई होगा। आगे कहा जा रहा है सी ए की बहन है, तो जो सी है वो बहन है, किसकी बहन है? ए की बहन है। ठीक है, तो ये भी हमने बना दिया। अच्छा, ए का क्लियर नहीं है कि वो पुत्र है या पुत्री है, इनका भाई है या बहन है, ये नहीं क्लियर। ठीक है, अच्छा नहीं क्लियर तो कोई बात ना है, आगे क्या कर रहा है? सी ए की बहन है, हो गया। अब यहां पर अगर हमने एक चीज ये देखा कि ए के बारे में बताया गया था शुरू में कि ए क्या है? एक लेखक है। ठीक है, ए के बारे में बताया गया था लेखक। एक इनमें से सबको मैंने लिख दिया, तो एक बच रहा था मैनेजर वाला बच रहा था, तो मैनेजर मैंने यहां पर लिख दिया। और ये जो डॉक्टर वाला बच रहा था तो 5 2 2 4 2 6 लोगों का नाम यहां पे क्लियर हो रहा था। डॉक्टर एक बच रहा था एफ, तो वही एफ डॉक्टर हो गया। मैनेजर एक व्यवसाय में मैनेजर बच रहा था, तो सी का व्यवसाय मैंने मैनेजर लिख दिया। अब देखिए इन पे सवाल कर लेते हैं। अब देखिए ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से क्या संबंध है? यानी जो ई लिखा हुआ है ई, इस ई का बी से, इससे, तो देखिएगा आपको मैंने रक्त संबंध में ये चीज पढ़ाई है कि जिससे पूछा जाएगा वहीं से आप ये तीर बना दीजिए, वहीं से तीर बना दीजिए कि जो बी है वो ई को क्या कहेगा, तो ये इनको क्या कहेगा? माता कहेगा, यानी माँ कहेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ई का बी से क्या संबंध है? सी का एफ से क्या संबंध है? सी का एफ से, यानी कि जो ये सी है, सी का एफ से यानी इनसे, इनसे क्या संबंध है? तो ये हो गए इनके पति, और पति की ये कौन है? बहन। पति की बहन को क्या कहा जाता है? ननंद कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पति की बहन को क्या कहा जाता है? ननंद कहा जाता है। ठीक है, ननंद हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़े अगले सवाल पे। देखिए बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? तो देखिए अगर हमसे ये कहा गया है बी का, यानी जो बी है, बी का ए से क्या संबंध है? यानी इससे ए से क्या संबंध, तो ए इसको क्या कहेगा? तो ए इसको कहेगा क्या? क्योंकि ये भाई है इनके, तो भाई कहेगा, बात खत्म है ना। ए क्या पूछा था? बी का ए से क्या संबंध, तो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। सी का व्यवसाय क्या है? सी का व्यवसाय क्या है? आइए देख लेते हैं। तो देखिए सी का व्यवसाय क्या है? सी एक मैनेजर है। सी क्या है? एक मैनेजर है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी क्या है? एक मैनेजर है। हमारा उत्तर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, ये सवाल भी मैं आपको करा चुका हूँ, इसके पहले वाले भी सवाल हो ही गए थे, है ना। 5 नाटक भी ये भी हो गया था, और इसके पहले फुटबॉल बास्केटबॉल ये भी करा दिया था। देखिएगा, चलिए देखिए, अगर बात करें ये जो चैप्टर आपका था, दरअसल मैं जरा टाइमिंग देख लेता हूँ, कहाँ दिख रही है टाइमिंग? 31 मिनट के आसपास है। क्लास काफ़ी लंबी नहीं है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको बता दूं, चूंकि जो पहली वाली जो कहानी थी, क्योंकि मैं पूरी की पूरी रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैंने ये चीज़ गौर करा। जब मैंने देखा तो आप ये देखोगे कि आप यहाँ चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, वहाँ बैंक को छोड़ करके आप देखोगे तो अन्य जगहों पर कभी भी पजल ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बैंक में आपके यहाँ खूब इससे सवाल पूछे जाते हैं। बैंक की तैयारी अगर आप करेंगे भविष्य में या कर रहे हैं, तो बैंक में बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि मैं पूरी की पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूं, और इसमें आपने ये भी देखा होगा कि मैं इनको पढ़ाते हुए आपको मैंने कोई फार्मूला नहीं बताया, कोई ट्रिक नहीं बताई, कोई तरीका नहीं बताया। उसका तरीका यही है कि आप इसको बार बार पढ़ें, और बार बार पढ़ने के बाद लगाने की कोशिश करें, दिमाग को चलाएं। जब एकदम आप फ्री माइंड रहें तब सवालों को लगाएं, तब कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप सवाल को लगा पाएंगे और अपने आप में आप इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप बाकी इसको पढ़िए, और इसके बाद कल जो है हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।